नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे एचसी में हलफनामा देकर दिल्ली सरकार कर रही किस चीज का विरोध। देखेंगे महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में कितने लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। देखेंगे चूड़ा दही खाने गए सीएम नीतीश बगैर भोज के क्यों लौटे और क्या कुछ दिनों की मेहमान है यूनुस सरकार। जानेंगे आखिर किन चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन। आखिर में बात करेंगे रिंग ऑफ फायर की जो जापान के लिए काल बनकर आता है। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। लखनऊ में बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग, चौराहे पर 50 गाड़ियों का काफिला खड़ा कर केक काटा। डांस और आतिशबाजी भी की गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। बिहार में रैश ड्राइविंग करने वालों पर गिरेगी गाज। 10,000 लोगों के लाइसेंस होंगे रद्द। नियम उल्लंघन में सिग्नल तोड़ना, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का सख्त रुख। टीम को बस से करना होगा सफर। पूरे दौरे में परिवार साथ नहीं रहेगा। वहीं सैलरी कटौती भी संभव है। दिल्ली में चुनावों से पहले सियासत गरमाई। अरविंद केजरीवाल का दावा बीजेपी बांट रही सोने की चेन। बोले इनके नेता 10 में से 9,000 रुपए खा जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मकर संक्रांति के बाद अचानक बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड। महाकुंभ 2025 में स्नान के लिए 34 फ्लाइट, 2500 बसें और 344 ट्रेनों से श्रद्धालुओं ने किया सफर। अयोध्या रूट पर चलाई गई सबसे ज्यादा 100 बसें। तमिलनाडु में मेमू ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। लगभग 500 यात्रियों को लेकर जा रही थी बिल्लुपुरम पुडुचेरी ट्रेन। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को एक और झटका। शरद पवार का केजरीवाल को समर्थन। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का किया ऐलान। दिल्ली की सीएम आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली चुनाव 2025 में प्रचार अभियान के दौरान इस्तेमाल की पीडब्ल्यूडी की गाड़ी। चुनाव आयोग की शिकायत के आधार पर दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दर्ज की गई एफआईआर। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी वायरस के देश में मिले 18 केस। पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव। यहां अब तक 3 केस। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले आ चुके हैं सामने। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र की आयुष्मान भारत योजना फिर चर्चा में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर आयुष्मान योजना का विरोध किया है और हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आप सरकार का तर्क है कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना व्यापक प्रभाव के साथ आयुष्मान भारत योजना से कहीं ज्यादा प्रभावी और व्यापक है। दिल्ली के सभी भाजपा सांसदों ने एक जनहित याचिका दायर करके हाई कोर्ट से आप सरकार को केंद्र की योजना को लागू करने का निर्देश देने की मांग की है। इसके जवाब में आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करके कहा कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना पहले से मौजूद दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र की योजना से शहर की सिर्फ कुछ प्रतिशत आबादी को लाभ होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार का ये जवाब तब आया है जब उच्च न्यायालय ने पिछले महीने दिल्ली सरकार और केंद्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि जब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इस योजना को लागू कर चुके हैं तो दिल्ली में इसे लागू न करना अनुचित होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि पीएमजेएवाई योजना से शहर की केवल 12-15% आबादी को लाभ होगा,
जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाएगा। इसके विपरीत इसके द्वारा प्रस्तावित DAK योजना का व्यापक और अधिक दूरगामी प्रभाव है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना को पारदर्शी तरीके से पेश किया गया था। ये योजना दिल्ली के नागरिकों को राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। वहीं बता दें कि प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और जयकारों के साथ शुरू हुए महाकुंभ 2025 में आज पहला अमृत स्नान है। मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम के पवित्र डुबकी लगाई, जिसे अमृत स्नान यानी शाही स्नान कहा जाता है। यह महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना है, जो समुद्र मंथन के दौरान भी बना था। 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान यानी शाही स्नान मंगलवार सुबह से ही शुरू हुआ। सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। सरकार के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। चूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब बैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान करने के लिए निकले हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रैला है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। संगम पर दुनिया भर की मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया गया है, जो 24 घंटे पानी के अंदर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। पानी के अंदर बेहद तेज गति से काम करने वाले इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने और पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक टोह लेने में सक्षम है। वहीं बिहार में खिचड़ी पर एक बार फिर राजनीति गर्माती दिख रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहां आयोजित भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन बगैर कुछ खाए ही वापस लौट गए। नीतीश के पहुंचने के बाद भी चिराग वहां पर मौजूद नहीं थे और फिर 5 मिनट रुकने के बाद वह वापस लौट गए। चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज कार्यक्रम में उनके आने की पहले ही सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। पार्टी के ऑफिस में सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ही मौजूद थे। वहां पर मौजूद नीतीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री LJP के संस्थापक रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, फिर 5 मिनट रुके रहे और वहां से निकल गए। नीतीश वहां पर करीब 5 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन चिराग पासवान पहुंच नहीं पाए। मुख्यमंत्री के निकलते वक्त भी चिराग पार्टी ऑफिस पहुंच नहीं सके थे। बता दें, सीएम नीतीश करीब 10:20 पर ही LJP ऑफिस पहुंच गए थे, जबकि चिराग काफी देर बाद दोपहर 12 बजे वहां पहुंचे। हालांकि इस घटना के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से इस प्रकरण पर तंज भी कसा जाने लगा है। चिराग ने अपने पार्टी के ऑफिस में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज रखा था और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के सभी दलों के नेताओं को न्योता भी दिया गया था, लेकिन मुख्य मेहमान के आने के वक्त मेजबान ही वहां से नदारद रहा था। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल सांसद मीसा भारती ने कहा कि सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस तरह की चर्चाएं यानी बिहार में राजनीतिक बदलाव पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है, क्योंकि पहले भी मकर संक्रांति के बाद बदलाव हो चुके हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। अमेरिका के समर्थन से बनी इस सरकार के भविष्य का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 15 दिन बाद तय हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को वॉशिंगटन बुलाने का फैसला लिया है। अगले महीने 5-6 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन
वाशिंगटन डीसी में होने वाले नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेताओं को भी आमंत्रित किया है। ये खबर आते ही बांग्लादेश की मौजूदा सरकार में खलबली मच गई है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। उन्होंने पिछले साल क्लिंटन फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में भाग लेकर अपने संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानते हैं और उनकी सरकार को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। वॉशिंगटन में बीएनपी नेताओं की ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक के बाद ये संभावना मजबूत हो गई है कि अमेरिका बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव बनाएगा। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज है। तब से वह चुनाव टालने के लिए लगातार तमाम बहाने गढ़ रहे हैं। इसी बीच यूनुस सरकार ने घरेलू असंतोष और आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का रास्ता चुना है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से बीएनपी नेताओं की बैठक के बाद अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए दबाव बना सकता है। यदि चुनाव कराए गए तो यूनुस सरकार का पतन तय माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीतियों के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब तनावपूर्ण हो गए हैं। जहां एक समय दोनों देशों की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल हुआ करती थी, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। लोकसभा और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन की दिशा पर सस्पेंस बना हुआ है। आप और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियां गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला की ओर से गठबंधन को खत्म करने की मांग भी उठी। सियासी गलियारे में इंडिया गठबंधन को लेकर की जा रही अलग अलग चर्चाओं के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कभी भी स्टेट और लोकल चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नेशनल लेवल के चुनावों के लिए है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और एजेंडे को लेकर स्पष्टता की कमी पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये गठबंधन केवल 2024 के संसदीय चुनावों के लिए था तो इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह इंडिया गठबंधन को एकजुट रखे, क्योंकि वह गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन सहयोगियों को लगता है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों के लिए था और अब अस्तित्व में नहीं है, तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोई संवाद नहीं हुआ है। हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और अच्छे नतीजे हासिल किए। भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए एक बैठक होनी चाहिए और इस संबंध में पहला करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। जापान में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई। भूकंप के बाद 2 प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समुद्र के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। भूकंप का केंद्र दक्षिण पश्चिमी द्वीप क्यूशू में था। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी गहराई 37 किलोमीटर की गहराई पर थी। जापान की मीडिया के मुताबिक मियाजाकी शहर में 20 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी आई। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 4 लाख है। यह भी बताया गया कि एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मौजूदा भूकंप नानकाई ट्रफ से संबंधित है, जिसके लिए उसने पिछले अगस्त में एडवाइजरी जारी की थी। जापान में अक्सर भूकंप आने की बड़ी वजहों में रिंग ऑफ फायर है। क्या है ये और क्यों जापान में मचाता है तबाही, चलिए जानते हैं। रिंग ऑफ फायर सैकड़ों ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर के साथ चलती है। इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। ये लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला है। आपको बता दें, रिंग ऑफ फायर यूरेशियाई, उत्तरी अमेरिका, जुआन डे फूका, कोकोस, कैरेबियन, नास्का, अंटार्कटिका, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और अन्य छोटी प्लेटों के सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदुओं का पता लगाता है जो सभी बड़ी प्रशांत प्लेट को घेरती है। ये अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू और फिलीपींस सहित 15 और देशों से होकर गुजरती है। रिंग ऑफ फायर में
टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने, टकराने या एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाने के कारण इतने सारे भूकंप आते हैं। चूंकि इन प्लेटों के किनारे काफी खुरदरे होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि प्लेट का बाकी हिस्सा हिलता रहता है। अब आपको ये भी बता दें कि भूकंप तब आता है जब प्लेट काफी दूर चली जाती है और किनारे किसी एक फॉल्ट पर चिपक जाते हैं। जापान में 4 टेक्टोनिक प्लेटों, प्रशांत प्लेट, फिलीपीन सागर प्लेट, ओखोटस्क प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कारण भूकंप आते हैं। ये तो थी आज की हमारी सबसे बड़ी और कुछ खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।